नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत आपको कृषि से संबंधित सभी सामयिक कार्यों की जानकारी देते हैं, जिनके अंतर्गत आप जानते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने खेत की तैयारी करनी है, कैसे बीजोपचार करना है, किस प्रकार से पौध को संरक्षित करना है, साथ ही साथ उर्वरक प्रबंधन करना है। इन सभी जानकारियों को समाहित करके आप पाते हैं अपने खेतों से भरपूर पैदावार। लेकिन कहीं से एक अवांछित मेहमान आ जाता है, वो है खरपतवार। जी हाँ, निंदा जो है वो आपके जो मुख्य फसल है उसका भोजन तो खाता ही है, साथ ही साथ आपके खेतों में एक अवांछित जो कीड़े हैं, बीमारियां, उन्हें भी लेकर आता है। तो किस प्रकार से अपने खेतों में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, किस प्रकार से निंदा को हमें समसामयिक रूप से उनको समुचित करना चाहिए, जिससे कि हम अपने खेतों से भरपूर पैदावार प्राप्त कर सकें। तो यही है जानने का विषय कि खरीफ की फसलों में निंदा नियंत्रण किस प्रकार से करें। इस विषय को लेकर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, जो कि डॉक्टर मेवालाल केवट जी। ये प्रमुख वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपने हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो खरीफ है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से खरपतवार पहुंचाते हैं? जैसा हमारे किसान भाई जानते हैं कि खरीफ के मौसम में जो अनचाहे पौधे फसलों के साथ उगाते हैं उनको हम खरपतवार कहते हैं, नींदा भी कहते हैं। तो देखा गया है कि खरीफ के मौसम में जो सक्रिय कुल के नींदा हैं, सक्रिय पत्ती वाले नींदा हैं या घास कुल के नींदा भी कहते हैं, जी जी। इनकी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखें सामा है और सामी है, इनकी समस्या अधिकतर जो खरीफ की फसलें इनमें पाई जाती है। इसके अलावा आपका जो जंगली कोदो है, मकरा घास है, हाँ जी, इनकी समस्या पाई जाती है। जी जी जी। खरीफ की फसलों में निंदा नियंत्रण क्यों आवश्यक है, या कहना चाहिए कि कहा जाता है कि रबी से ज्यादा खरीफ की फसलों में निंदा आती है, तो ऐसा क्यों होता है? जी जी, बहुत आपने सही प्रश्न किया, क्योंकि खरीफ के मौसम में आप जैसा जानते हैं कि लगातार बारिश होती है, तो भूमि में नमी बनी रहती है, तापक्रम भी अनुकूल होता है और ऑक्सीजन जो मात्रा वो भी पर्याप्त होती है। इसलिए लगातार 5-6 जो बहार जिसको फ्लस कहते हैं, हाँ जी, ये हर 15 दिन में नई नींदा आ जाती है। जी जी जी। इसलिए नींदा नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी हम आदान जो फसली पौधों की मांग को ध्यान में रखते हुए देते हैं, वो ये चट कर जाते हैं, ले लेते हैं। इससे फसलों को उसके आदान की कमी हो जाती है और उससे उसके वृद्धि और विकास फसलों का कम होता है और अंत में कम उपज प्राप्त होती है। इसलिए सभी जो फसलों में, विशेषकर खरीफ की फसलों में समुचित नींदा नियंत्रण करना आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, क्या जो किसान भाई हैं उन्हें हम पहले ही समझा सकते हैं कि जैसे जो बीजोपचार होता है तभी के निंदा नियंत्रण के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कुछ कार्य किए जा सकते हैं? जी जी जी, ये इसको हम बोलते हैं निवारक विधियाँ। जी जी। ऐसी विधियाँ जो नींदाओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलने से रोकती हैं, इनका यदि हम फसल उत्पादन में उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो नींदाओं का फैलाव है, एक खेत से दूसरे खेत, एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरी जगह रोक सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम जब भी किसी फसल की बोनी करें तो हमको क्या करना चाहिए कि बीज को साफ कर लेना चाहिए, फिर बोएं। और जो गोबर की खाद है वो पूर्ण रूप से सड़ी का उपयोग करें। और इसके साथ जो हमको भू प्रसंस्करण वाले यंत्र हैं और बुवाई के यंत्र हैं और कटाई के जो यंत्र मशीन है, इनको नए खेत में जाने के पूर्व उनको अच्छे से यदि आप साफ कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो नींदाओं का फैलाव है एक जगह से दूसरी जगह रुक जाता है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बातचीत में बोला कि एक सक्रिय पत्ती वाली खरपतवार होती है, वो क्या होती है और किस प्रकार से वो नुकसान पहुंचाती है? सक्रिय पत्ती वाले मतलब घास कुल के। उनकी उसकी पत्ती लंबी होती है और चौड़ाई कम होती है। और ये आपके घास कुल के जो पौधे हैं, जैसे हमने अभी पूर्व बताया था कि आपके जो सामा और सामी, इनकी समस्या बहुत ज़्यादा सभी फसलों में होती है। हाँ जी, तो इनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाएगा? क्या हाथ से निकाल के होगा या मशीनों से होगा? जी, तो जैसे हमने बताया कि जो सबसे जो प्रचलित जो तरीका है वो यांत्रिक विधि है, जिसके माध्यम से हम खुरपी के माध्यम से जब आपकी फसल 20-25 दिन की हो जाती है तो पहली निंदाई करते हैं, जिसमें लगभग 40 लेबर लगते हैं। और जो दूसरी निंदाई है 35-40 दिन में करते हैं, लगभग औसत
30, मतलब खरीफ के मौसम में 2 निंदाई आवश्यक होती है। अच्छा जी। और जैसा आप जानते हैं कि मजदूरी बढ़ गई है, लेबर जी। मिल नहीं रहे हैं, जी तो बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा मतलब पैसा इसमें लगता है। जी जी। यदि दूसरा तरीका भी है यांत्रिक विधि की, यदि आपने फसल को कतार में लगाया है तो आप जो कुल्फा के माध्यम से, डोरा के माध्यम से, जब आपकी भूमि में पर्याप्त नमी हो, चलने लायक हो, जी जी। इस दशा में यदि आप वो चलाएंगे तो आप देखेंगे 7-8 लेबर 1 हेक्टर में एक दिन में वो निंदाई कर देते हैं। अच्छा। यदि आप 3 बार भी हर 15 दिन में, 10 दिन के अंतराल में 3 बार भी कर देते हैं तो 21 लेबर लगते हैं, और उधर आपके 70 लेबर लगते जी, हैं। जी, जी, जी। तो मजदूरी कम लगती है, हाँ जी। है वो बचत होती है। जी। तो इसको भी किसान भाई अपना सकते हैं। जी, क्या कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी भी इसमें कुछ कारगर सिद्ध होती है कि हम अगर इतनी दूरी अपनाएंगे तो ही हमारी कम खरपतवार लगेगी और हमें फायदा होगा? जी जी हाँ जी। जिन क्षेत्रों में नीदा की समस्या ज़्यादा होती है तो किसान भाइयों को चाहिए कि कतार से कतार की दूरी कम कर दें। अच्छा जी। है ना, जैसे आप मान लीजिए 45 सेंटीमीटर में आप सोयाबीन लगाते थे तो 2 सोयाबीन के कतारों को भी काफ़ी जगह खाली पड़ती थी, तो उसमें नींदा उगते हैं, तो उसकी जगह हम 30 सेंटीमीटर कर देते हैं। अच्छा, अच्छा। और सामान्य तौर पर जो सोयाबीन की पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखते हैं। हाँ, तो आप 5 कर दें। तो इस प्रकार यदि आप जो कतार से कतार और पौधों से पौधों की दूरी कम करते हैं तो एक इकाई क्षेत्र में, इकाई समय में ज़्यादा पौधे आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा। और ज़्यादा पौधे कम, जो पौधे नींदा के होते हैं उनको दबा देते हैं। अच्छा जी। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जी जी हाँ, खरीफ के मौसम में चौड़ी पत्ती विशेषकर देखा गया है कि जो बिलजा है, कनकौआ है, आपका लहसुआ है, आपकी जो बड़ी दुधी है, छोटी दुधी है, इसकी समस्या अधिकतर देखी गई है। तो इनका भी हमको समुचित नीदा नियंत्रण करना चाहिए। अच्छा जी। और अगर हम बात करें कि खरीफ की जो मुख्य फसल है, कहना चाहिए कि सोयाबीन, तो सोयाबीन में कौन कौन सी खरपतवार नुकसान पहुंचाती है और उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए? जी 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 जी। तो जैसे हमने पूर्व में कहा था कि जो सक्रिय पत्ती वाले जो नीदा है उसमें सामी, जो काइनोक्लोआ कोलोना हम बोलते हैं, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा आती है। इसके अलावा मकरा घास है, इसकी भी समस्या आती है। आपकी जंगली कोदो, इसकी भी समस्या आती है। और इसके साथ साथ आपको चौड़ी पत्ती वाले नींदा है, जैसे आपका हजार दाना, इसकी समस्या बहुत होती है। आपका लहसुआ की बहुत समस्या होती है। और कनकौआ की समस्या, आजकल किसान भाई हमको फ़ोन करते हैं कि साहब हमारी सोयाबीन लगाई है, इसमें बहुत कनकौआ है, तो इसका निदान बताइए। तो इसका भी निदान है, इसका रासायनिक निदान है। यदि आपने सोयाबीन लगाई है या अभी लगा रहे हो तो आप बोनी के तुरंत बाद, उसी दिन या दूसरे दिन आपको चाहिए कि जो पेंडल मिथिलीन नामक नींदानाशी आती है उसकी 750 से 1000 ग्राम सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टर के हिसाब से बोनी के तुरंत बाद आप 500 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। और इसके अलावा ये पारक्सा सल्फान नामक नया नींदानाशी आ गया है जो सभी प्रकार की नींदाओं को मारता है, उसको भी आप 125 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बोनी के तुरंत बाद आप डालते हैं। यदि आप ये बोनी के तुरंत बाद नहीं डाल पाए हों तो, और आपकी जो फसल है लगभग 15 से 20 दिन की हो गई हो, तो इमाजा थपायर नामक जो नींदानाशी आ गया है उसकी 75 से 100 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से आप 500 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी जो ओडसी आ गया है, जो मिक्सचर है एमाजा थापर का और एमाजा क्वीन का, उसको 50 से 75 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर के हिसाब से, अब जब आपकी जो फसल है लगभग 20-25 दिन की हो तो छिड़क देना चाहिए। इसी अनुसार अभी बहुत लेटेस्ट जो नींदानाशी मिक्सचर आया, रेडी मिक्सचर आया है, जो फोमोसैफन और फ्लोजीपाप का मिक्सचर है, उसका 130 ग्राम दवा प्रति हेक्टर के हिसाब से आप छिड़काव करते हैं 20-25 दिन में, तो आप देखेंगे सभी प्रकार की नींदा नष्ट हो जाते हैं। यदि कनकौआ और बिलजा की समस्या है तो आप मैट सल्फरॉन और क्लोरीमुरान का मिक्सचर आता है आल मिक्स के नाम से, उसकी 4 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से, मतलब है कि जो व्यापारिक मात्रा लगेगी 20 ग्राम व्यापारिक मात्रा को 500 लीटर पानी मिला के आप छिड़केंगे
तो सकरी पत्ती वाले भी मर जाएंगे, चौड़ी पत्ती, और विशेषकर जो समस्या आपको खत्म हो जाएगी। जी, अभी हमने बात की सोयाबीन की, साथ ही साथ बहुत से किसान भाई हैं जो कि अपने खेतों से धान भी लेते हैं। तो धान में कौन कौन सी जो खरपतवार है वो परेशान करती हैं और उनका निवारण किस प्रकार से होगा? तो इस धान में हमने बताया था सामी नहीं सामा आता है। अच्छा जी। इसकी बालें बड़ी होती हैं जी और दाने भी बड़े होते हैं, इसको सामा बोलते हैं, काइनोक्लोवा क्रसगेलाई हम लोग बोलते हैं। हाँ जी। इसकी समस्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो आपका मोथा कुल का जो नींदा है, साइप्रस एरिया, जो पीला मोथा है, इसकी समस्या बहुत आती है। इसके अलावा चौड़ी पत्ती वाले भी कुछ आते हैं। जी जी। लेकिन सबसे ज़्यादा सामा की और आपकी जो पीला मोथा की समस्या ज़्यादा होती है। तो किसान भाई यदि रोपाई करने के 6 से 7 दिन बाद जब भूमि थोड़ी कड़ी हो जाए तो उनको चाहिए कि बीटाक्लोर जो नामक नींदानाशी आता है, उसकी आपकी 150 ग्राम मतलब 1.5 किलो सक्रिय तत्व की मात्रा को 500 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 20-25 दिन तक नींदा नहीं आती। इसी प्रकार आपको बीटाक्लोर और आप 2,4-D का भी मिक्सचर करके भी आप डालेंगे रोपाई के 5-6 दिन बाद, तो आप देखेंगे कि सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों नींदा नहीं आता है। इसके अलावा जो नया नींदानाशी जो अभी बहुत प्रचलित है, उसको बोलते हैं बिस पायरिबैक सोडियम। अच्छा जी। तो यदि आप 20-25 दिन में रोपाई के बाद लगा रहे हैं तो इसकी जो मात्रा होना चाहिए, सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी मिला के छिड़कना चाहिए। यदि आपकी 1 माह की यदि रोपाई वाली धान हो गई हो तो आपको चाहिए कि उसको 25 ग्राम सक्रिय तत्व को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी मिला के छिड़कना चाहिए। और जब भी नींदानाशी का छिड़काव करें तो सही मात्रा में, सही समय में और सही विधि से, और फ्लैट फैन नोजल का किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए ताकि जो आपका नींदानाशी उसका छिड़काव समान रूप से खेत में हो तो आपको अच्छा नींदा नियंत्रण प्राप्त होगा। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि खरीफ की फसलों में निंदा नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। इस विषय को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर मेवालाल केवट जी, ये जबलपुर से आए हुए हैं हमारे साथ में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो मोथा कुल के जो खरपतवार हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितना नुकसान पहुँचाते हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की जो होते तो 150 जो स्पीसीज हैं मोथा कुल की, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि जो आपका जो कत्थई जो साइप्रस रोटंडस है उसको हम नागर मोथा बोलते हैं। अच्छा जी। इसके जो फूल होते हैं कत्थई रंग के होते हैं। तो ये अन्य फसलों में ज़्यादा आते हैं धान को छोड़ के, लेकिन आपके धान में जो साइप्रस एरिया है जिसको हम पीला मोथा है, इसकी समस्या ज़्यादा होती है। जी
किसान भाइयों को क्या कुछ विशेष समय होता है खरीफ की फसलों के लिए, तभी निंदा नियंत्रण करना चाहिए? जी कब जी करना जी चाहिए? जी, ये बहुत आपका जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने देखा है कि किसान भाई कभी भी निंदा नियंत्रण बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, तो उसको निंदा नियंत्रण का करने का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो जाता। अच्छा जी। तो हमेशा जो 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 फसल के जीवन काल है उसका 1/3 शुरू का भाग निंदा नियंत्रण के लिए बहुत संवेदनशील होता अच्छा है। जी। उदाहरण के तौर पर यदि आप रोपाई वाली धान में निंदा नियंत्रण कर रहे हो तो आप जो इसकी क्रांतिक अवस्था है, रोपाई के 30 से 45 दिन की जो अवस्था के दौरान नींदा खेत में नहीं होना चाहिए। यदि आप सीधे सीड ड्रिल से बोनी के चटकमा बोनी की हो तो बोनी के 15 से 45 दिन तक फसल में कोई भी नींदा नहीं रहना चाहिए। अच्छा। इसके लिए आपको यदि नींदा नियंत्रण की विधियां अपनाना है तो बुवाई के पूर्व बुवाई के समय आप नींदानाशी का छिड़काव कर दें। यदि नहीं कर पाए हैं तो आप यांत्रिक विधि में से आप हाथ से निदाई 20-25 दिन की अवस्था में कर दें और दूसरी निदाई है 35-40 दिन की अवस्था में कर दें। तो आप देखेंगे कि जो आपका नींदा नियंत्रण का जो समय है, क्रांतिक अवस्था है, वो नींदा रहित होगी। तो जो भी आदान आप देंगे वो फसली पौधों को प्राप्त होंगे और फसली पौधों की बढ़वार उससे अच्छी होगी और अंत में आपको भरपूर उपज प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी विधियां आप किसान भाइयों को सुझाव देंगे कि उन्हीं विधियों से वो निंदा नियंत्रण करें जिनसे उन्हें फायदा ज्यादा मिले? जी जी जी, ये किसान भाइयों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा एक विधि पे, हमने देखा है कि लोग रासायनिक पे ज़्यादा जानते हैं, आश्रित हो जाते हैं। एक रसायन नींदानाशी मिल गया उसी पे आश्रित हो गए। ऐसा किसान भाइयों को हमारे नहीं करना चाहिए। उनको पहले निवारक विधियां का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने बताया था कि बीज जो बोनी करें तो साफ करके बोएं, सड़ी हुई गोबर खाद की पहले प्रयोग करें और जो भी जुताई और बुवाई के यंत्र उनको साफ कर लें खेत में जाने के पूर्व। और इसके बाद जो शस्य विधियां होती हैं, शस्य विधियां वो होती हैं जो फसल उत्पादन के दौरान हम अपनाते हैं, उसमें हम फेर बदल कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपने देखा होगा कि आप यदि सोयाबीन की फैलने वाली प्रजाति लगा रहे हैं, जैसे 97 JS 9752, तो वो फैलती है। तो 2 कतार के बीच वो फैल जाती है तो कोई जगह नहीं रह जाती नींदाओं को उगने के लिए। तो ऐसी प्रजाति का चयन करना चाहिए। यदि धान ले रहे हैं तो ऊंची बढ़ने वाली टाल वैरायटी लगाएंगे तो आप जैसा जानते हैं कि टाल जब होगी तो वो नींदाओं को दबा देगी। तो ये हुई आपकी शस्य विधियाँ। और स्पेसिंग कम कर दें आप, जैसे आपने पूर्व में पूछा था कि 20 बाई 20 रोपाई वाली धान में हम जो कतार से कतार और पौधे से पौधे रखती हैं, यदि नींदा ज़्यादा हो तो 20 कतार से कतार रखें और पौधे से पौधे आप 10 सेंटीमीटर कर दें। तो ज़्यादा पौधे होंगे धान के तो वो नींदाओं को दबा देंगे, है ना। तो इसके अलावा आप यांत्रिक विधि हमने बताया था कि हाथ से निदाई करें या कुल्फा के माध्यम से, हो के माध्यम से कतारों के बीच में आप 10 से 15 दिन के अंतराल में आप 2 से 3 बार हो चला दें तो उससे भी नींदा नियंत्रण हो जाता है। और इसके बाद भी यदि नींदा नियंत्रण नहीं होते तो अंत में हमको जो रासायनिक नींदा नियंत्रण किसान भाइयों को करना चाहिए। यदि एक से अधिक विधि अपनाते हैं तो नींदाओं का समुचित नियंत्रण होता है और साथ साथ जो पेस्टिसाइड का लोड है सॉइल में वो भी कम होता है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई अपने खेतों से दालें ले रहे हैं, क्या उनको आप कुछ अलग विधि अपनाने को बोलेंगे या कुछ अलग निंदा उन्हें परेशान करती है? नहीं, जो खरीफ के मौसम में जो आपके सोयाबीन में आते हैं वो भी मूंग उड़द में और आपका जो अरहर है वो भी नींदा इसी में आती है। जी जी। तो जो नींदानाशी आपका सोयाबीन में है वो आप उनको दलहनी में भी अपना सकते हैं। जी। क्या किसी विशेष समय पर विशेष विधि को अपनाने से ही ज्यादा लाभ मिलता है, ऐसा भी कुछ होता है? जी, जैसे लगातार बारिश हो रही तो आप यांत्रिक विधि अपना नहीं सकते। ऐसी दशा में हमको रासायनिक विधि अपनाना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि अभी इस साल जो किसान हमको बहुत फ़ोन कर रहे हैं कि साहब लगातार बारिश हो रही है और हम बोनी नहीं कर पा रहे हैं, वो नींदा बहुत। तो ऐसी स्थिति है जिन क्षेत्रों में, तो वो पैराक्वाट जो नामक नींदानाशी है उसकी आधा किलो सक्रिय तत्व की मात्रा को आप जो 1 वर्षीय नींदा आपके खेत में है तो उनका छिड़काव कर दें और 4-5 दिन बाद आप उसकी फसलों की बोनी कर दें तो आप देखेंगे
कि आपकी बोनी समय पर हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, क्या पानी का भराव भी खेतों में जब भी होता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो क्या वो भी निंदा के लिए एक कहना चाहिए फेवरेबल कंडीशन होगी कि निंदा ज़्यादा लगेगी, तो पानी की निकासी क्या इसके लिए भरपूर सिद्ध होगा कि हाँ पानी निकासी कर देंगे तो हमें निंदा नहीं लगेगी? जी 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 जी, एक विधि है निंदा नियंत्रण की, कि विशेषकर जो रोपाई वाली धान है, यदि आप रोपाई के 5 दिन से लेके आप 45 दिन तक 5 से 7.5 सेंटीमीटर खेत में भरते हैं तो नींदा की समस्या ना के बराबर या 0 हो जाती है। वो भी एक विधि है। और उसके बाद आप यदि पानी निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि नींदा की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा जी, धान की जब रोपाई होती है तब कोनो बीटर का भी प्रयोग किया जाता है, वो किस प्रकार से? जी जी खरपतवार जी, नियंत्रण हाँ, के तो यदि आपने जो रोपाई है कतारों में लगाई है, हाँ जी, तो आपका रोपाई के लगभग 15-20 दिन पे 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 कोनो वीडर के माध्यम से आप यांत्रिक विधि अपनाते हैं तो आप देखते हैं कि कम पैसे में आपका नींदा नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अच्छा, तो वो भी बहुत कारगर है। जिन किसानों भाइयों के पास कोनो वीडर हैं तो उनका भी प्रयोग रासायनिक के साथ करें तो आप देखेंगे कि कम खर्च में उनको प्रभावी नींदा नियंत्रण संभव हो सकेगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की रासायनिक विधियों की, क्या कुछ जैविक विधि भी हो सकती है, कुछ जैविक नियंत्रण किए जा सकते हैं? जैविक विधि है, कारगर है, वो विदेशों में होती है क्योंकि वहाँ एक प्रकार के नींदा आते हैं। अच्छा, लेकिन अपने हिंदुस्तान में आप देखेंगे होंगे एक फसलों में कई प्रकार के 10-12 प्रकार के नींदा आते हैं। अच्छा, इसलिए जो जैविक जो नियंत्रण है अभी कारगर नहीं है और बहुत महंगा होता है। अच्छा जी, उनका जो बायो हर्बिसाइड उनको कहा जाता है वो 50,000 रुपये kg आता है। अच्छा, तो उससे यदि हम करेंगे तो कर तो सकते हैं लेकिन वो बहुत महंगा होगा, इसलिए वो संभव नहीं है किसानों के लिए। तो यदि आप समन्वित नींदा नियंत्रण करें, मतलब विभिन्न विधियों को क्रमशः अपनाकर आप नींदा नियंत्रण करें, इसके बाद भी ना हो तो उनको रासायन पे जाएं। तो यदि ऐसा करते हैं तो कम खर्च में आपका नींदा नियंत्रण अच्छा होगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। जी जी डॉक्टर साहब, अब हमारा समय पूरा हो चुका है। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि में ड्रोन का उपयोग, कृषक महिलाओं के लिए उपयोगी श्री पद्धति, खरीफ कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती, फसलों में हरी खाद का महत्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 में खरीफ और रबी के लिए किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने क्लस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन पर संबंधित बैंकों को 29 जुलाई तक अवगत कराना जरूरी है। किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 29 जुलाई तक संबंधित बैंकों से संपर्क कर बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगी। खरीफ 2022 के लिए प्रदेश में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर भू अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्रॉप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। कृषि में ड्रोन का उपयोग। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर RKS तोमर ने बताया कि दतिया जिले में इस मौसम में ड्रोन का उपयोग के परीक्षण आयोजित किए जाएंगे और अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने पर किसान को ड्रोन उपयोग हेतु प्रेरित किया जाएगा। ड्रोन एक मानव रहित विमान UAV है जो मूल रूप से उड़ने वाला रोबोट है। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी यह उड़ान भर सकता है। ड्रोन तकनीक लगातार विकसित हो रही है। आज की बात करें तो भारतीय सेना के अलावा मौसम निगरानी, भविष्यवाणी, यातायात निगरानी, राहत और बचाव कार्य, खेती, फोटोग्राफी आदि में ड्रोन का उपयोग हो रहा है।
ड्रोन तकनीक जीपीएस और ऑन बोर्ड सेंस के साथ मिलकर काम करती है। आधुनिक ड्रोन डुअल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे जीएनएसएस कहते हैं, के साथ एकीकृत होते हैं। इसमें जीपीएस और ग्लोनास शामिल होते हैं। यह ड्रोन सैटेलाइट सिस्टम के साथ साथ नॉन सैटेलाइट मोड में भी उड़ान भर सकते हैं। उड़द की बोनी मेड़ नाली पद्धति से करें। कृषि विज्ञान केंद्र दतिया पर उड़द उत्पादन पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर RKS तोमर ने कृषकों को सलाह दी कि उड़द की प्रताप उर्द 1, आज़ाद 1, IPU 13-1, पंत उर्द 30, शेखर 2, इंदिरा प्रथम आदि में से कोई भी किस्म का चयन करें। 1 बीघा में 4 किलोग्राम बीज उपयोग करें और बीज को ट्राइकोडर्मा बिर्डी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। तत्पश्चात 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज को राइजोबियम एवं PSB कल्चर से उपचारित कर बीज को छाया में सुखाकर बोनी करें। डॉक्टर तोमर ने बताया कि किसान भाई प्रति बीघा 20 से 25 किलोग्राम DAP, 5 किलोग्राम सल्फर बोने से पहले खेत में डालें। बोनी रिज एंड फरो विधि से अथवा सीड ड्रिल से ही करें और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। इस अवसर पर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश गुप्ता ने उड़द में उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी देते हुए दलहनी फसलों में सल्फर के उपयोग एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। प्रशिक्षण संयोजक डॉक्टर राजीव सिंह चौहान ने कृषकों को उड़द की IPU 13-1 किस्म के उन्नत उत्पादन हेतु बुवाई से लेकर गहाई की विस्तृत जानकारी किसानों को दी। प्रशिक्षण संयोजक डॉक्टर राजीव सिंह चौहान ने कृषकों को उड़द की IPU 13-1 किस्म की उन्नत उत्पादन हेतु बुवाई से लेकर गहाई तक की विस्तृत जानकारी किसानों को दी। महिलाओं के लिए उपयोगी श्री पद्धति। महिला कृषकों को धान की खेती में खेत में रोपे की रुपाई करने में अधिक मेहनत एवं कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिन भर होने वाले इस कार्य में अनियमित ढंग से रुपाई होने के कारण पौध संख्या में अधिक एवं उत्पादन की दृष्टि से कम होता है। धान की श्री विधि से पौध संख्या नियमित होने के कारण पौध संख्या आवश्यकता के अनुसार होती है। पौध नियमित एवं समान दूरी पर होने के कारण पौधों की वृद्धि एवं विकास पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि दिया जाने वाला खाद एवं उर्वरक पौधों को सही रूप में प्राप्त होता है। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक में हमने जो कुछ भी कृषि संबंधित जानकारियां आपको दी हैं वो निश्चित तौर पर आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आप आज का हमारा अंक देखना भूल गए हैं तो रात को 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।